बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम RTR4 ऑफलाइन कैसे फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको incometax.gov.in पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे, एक डाउनलोड सेक्शन आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड सेक्शन पे आने के बाद जो हम RTR4 फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो हम RTR4 पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। इसको हम डाउनलोड करते हैं। चलिए डाउनलोड करके दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कैसे डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड के लिए एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, RTR4 असेसमेंट ईयर 23-24। इसमें हम इसको सेव कर लेते हैं। चलिए हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे इनकम टैक्स पोर्टल का काम खत्म होगा। इसको मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के बाद हम इस फोल्डर में आएंगे। फोल्डर में हम आके जो डाउनलोड किया है उसको हम डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारा ओके हो गया। तो चलिए हम चालू करते हैं इसकी फाइलिंग के बारे में, कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एक्सेल यूटिलिटी आ गया है, ओपन हो रहा है, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। और इसको ओपन हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है। खुल गया। चलिए देखें, यहाँ पे देखिए मेनू बार में सिक्योरिटी वार्निंग लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ मैक्रो हैव बीन डिसेबल्ड। ये जब तक इनेबल नहीं करेंगे इस फॉर्मेट में हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऑप्शन में क्लिक करके मैक्रो को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें इनेबल द कंटेंट, ये ओके कर देंगे। देखिए जैसे ओके करेंगे एक इन्फॉर्मेशन आएगा, वो हर किसी के लिए आ रहा है। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री। रेड लेवल इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स। कॉशन, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डो नॉट यूज कंट्रोल X, कंट्रोल V और कट कॉपी पेस्ट वाइल डाटा एंट्री। चलिए इसको हम ओके करके फिलअप करना चालू करते हैं। RTR4 है, इसको सुगम भी बोलते हैं। तो हम जान लेते हैं RTR4 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ RTR इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फॉर्म अदर देन LLP being a resident having total income up to 50 lakhs and having income from business and profession which is computed under section 44AD, 44ADA and 44AE। ये 44AD, 44ADA और 44AE ये प्रेजेंटिव इनकम का प्रोविजंस है। इसके बेसिस पे हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे सबके जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। ये पैन नंबर का डिटेल्स है। ये एड्रेस बार का एड्रेस बार है। यहाँ पे एड्रेस हम भरते चले जाएंगे जैसे भी है। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड भी भर देंगे। डेट ऑफ यहाँ पे भर देंगे। स्टेटस में हम डाल देंगे क्या है यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन में करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेटस में क्या डालेंगे, इंडिविजुअल डालेंगे, HUF डालेंगे, फॉर्म डालेंगे, अदर देन द LLP। ये तीनों में कौन से हैं आपके एप्लीकेबल वो डाल सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम चलते हैं। यहाँ पे ईमेल डालेंगे, ईमेल एड्रेस 2 सेकंड डालेंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर 1 डालेंगे, फ़ोन नंबर 2 डालेंगे और ऑफिस या रेजिडेंस का यहाँ पे फ़ोन मोबाइल नंबर 2 डालेंगे। पिन कोड और पिन कोड या STD कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। STD कोड डाल देंगे, इंटरनेशनल STD अगर है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। अगर आधार नंबर नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। आधार नंबर नहीं है तो अगर आपने इनरोलमेंट कराया है तो इनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, यहाँ पे हाँ नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर के बारे में किस तरह का एम्प्लॉयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक। जहाँ पे ड्रॉप डाउन देखेंगे तो उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से जो है ये देखेंगे आप ये क्या है, किस सेक्शन में फाइल करेंगे। तो हम सेक्शन 139(1) में फाइल करेंगे, बिकॉज ड्यू डेट के पहले है, इसके लिए हम 139 में फाइल करेंगे। ठीक है, उसके बाद से इफ रिवाइज और डिफेक्टिव देन इंटर। अगर रिवाइज रिटर्न है तो उसके बाद से हम इंटर करेंगे। चूंकि हमारा रिवाइज रिटर्न नहीं है, फर्स्ट ओरिजिनल रिटर्न है, इसके लिए हम कुछ भी डाटा नहीं भरेंगे। अगर रिवाइज रिटर्न होगा तो उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, वो सब चीज़ को भरेंगे। तो चलिए हम चलते हैं इस रेड लाइन पे। हैव यू ever opted for new tax regime under section 115 BSc in earlier year। अगर ऑप्ट किया है तो ठीक है, नहीं ऑप्ट किया है तो नो इस पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं किया है तो इसको नो डाल दीजिए।
उसके बाद से अगर क्या है AY इन विच ऑप्शन इज असेसमेंट इन विच ऑप्शन इज क्रिएटेड, चूंकि हमने ऑप्शंस कुछ लिया ही नहीं है तो हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज नहीं किया है, पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया है। अगर पहले किया हुआ तो डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ 10A और एक्नॉलेजमेंट नंबर वहां पे भरना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ पे यस करेंगे तो उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, हैव यू एवर ऑप्टेड आउट ऑफ द सेक्शन 115 BSc इन अर्लियर, कभी आप इससे ऑप्ट आउट किए हैं? अगर पहले एक कर रहे थे और अप्लाई कर रहे थे, चाहे इसको यूज कर रहे थे, उससे कभी आउट हुए हैं क्या? अगर आउट हुए हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा, फॉर्म 10 या एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा। ऑप्शन फॉर द करेंट असेसमेंट ईयर, सेलेक्ट ऑप्टिंग इन नाउ ओनली इफ यू आर ऑप्टिंग इन द फर्स्ट टाइम। अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं 115 BSc तो यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट ऑप्टिंग, क्योंकि नया रिजीम है, नया रिजीम और ऑप्ट कर रहे हैं तो ऑप्ट कर दीजिए, नहीं तो हम नॉट ऑप्टिंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से फिर अगर ऑप्टिंग करते हैं तो फिर वही डिटेल देना पड़ेगा, डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IE एक्नॉलेजमेंट नंबर। फिर आपका जो है वही स्पेशल कंडीशन है, अगर आपके पास 2 लाख से ज़्यादा का जो ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है, एक साल में 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल किया है, या साल में 1 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है। अगर किया है तो इसको यस कर दिए, नहीं किया है तो यहाँ पे हम नो कर सकते हैं, और नो करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये चीज़ ग्रे हो जाएगा, हम भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखें, आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न एज पर द अदर कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज 4 ऑफ 7 प्रोविजन ऑफ सेक्शन, ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे नो कर दिया, तो पूरा का पूरा जो है हमको ये हो गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। Are you required to file a return as per the provision prescribed under clause 4 section 9? If yes, please furnish the following: total sales turnover, gross receipts of person of the business exceed 60 lakhs rupees during the period, gross total received or person in a profession exceed 10 lakhs during the year। यहाँ पे अगर हम डालते हैं yes तो देखते हैं क्या बोलता है। अगर yes हम डाल देते हैं तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे ऑलरेडी हमने डाल दिया हुआ है। Whether this return is being filed by the representative SSC, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव SSC अगर आप नहीं फाइल करें, किसी को पॉइंट रिप्रेजेंटेटिव किए हुए तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। जैसे ही नो करेंगे उसके रिप्रेजेंटेटिव SSC के डिटेल्स जो है पूरा का पूरा जो है ये ग्रे हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर ये पूरा का पूरा आपको भरना नहीं पड़ेगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव SSC किसी को अपॉइंट किया हुआ है तो आपको ये सब डिटेल्स यस करके डिटेल्स भरना पड़ेंगे। अभी हम आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पार्ट पे। तो यहाँ पे है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये हमारा यहाँ पे आएगा, शेड्यूल BP से आएगा, तो हम उसको बाद में करेंगे। सेकंड सेक्शन है ग्रॉस सैलरीज। ग्रॉस सैलरीज में क्या क्या हमने पहले भी देखा हुआ, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), वैल्यू ऑफ परक्यूजिट एज पर सेक्शन 17(2), प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर द सेक्शन 17(3), इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन ए नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। यहाँ पे आपको अमाउंट भरने की जरूरत नहीं है, नोटिफाइड कंट्री हमारा ये दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, कनाडा, ये नोटिफाइड कंट्री है। यहाँ पे डालेंगे तो ये फिगर यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद से क्या है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन ए कंट्री अदर देन द नोटिफाइड, जो नोटिफाइड कंट्री के अलावा जो अकाउंट बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन हुआ है उसमें जो इनकम है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद से लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन, यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा वही अलाउंस एग्जम्प्टेड होगा जो ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूड हो चुका है, जैसे 17(1), 17(2) एंड 17(3). अदरवाइज ये
अलाउड नहीं होगा तो देख लेते हैं। लेब ट्रेबल कंसेशन है, ये बहुत सारे चीज़ जैसे करते चले जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट भरते चले जाएंगे, जो एलिजिबल है वो मिल जाएगा आपको। लेस इनकम क्लेम फॉर रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A, यहाँ पे रिलीफ जो है आपको मिल जाएगा। 89 का जो है नेट सैलरी आपको ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे ऑटोमेटिक आएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपका है। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस है, प्रोफेशनल टैक्स अलाउंस है। प्रोफेशनल टैक्स अलाउंस आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अगर है तो फॉर्म 16 के थ्रू आ जाएगा। अभी देखिए इसके बाद से क्या है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। यहाँ पे जब सब कुछ डिटेल्स भर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा। अब हम देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के बारे में। थर्ड है हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल, लेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ये किस तरह का है, रेजिडेंशियल है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है और लीज आउट, डिम्ड लीज आउट है। अगर हम सेल्फ ऑक्युपाइड करते हैं तो एक पूरा का पूरा ये जो है खत्म हो जाएगा। एनुअल वैल्यू भी हमारा कैलकुलेट होकर जीरो हो जाएगी, 30% भी जीरो हो जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल पे अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 2 लाख, अगर बोरोड अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो 2 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट भी हम क्लेम कर सकते हैं। और देखिए इनकम चार्जेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा। मैक्सिमम लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इन कंप्यूटिंग इनकम ऑफ दिस ईयर इज ₹2 lakhs। टू अवेल द बेनिफिट टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस प्लीज यूज ITR 3 और 5। तो इस ITR 4 में हम मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड लॉस जो है चाहे सेटअप कर सकते हैं, 2 लाख तक इंटरेस्ट इनकम ही सेटअप कर चुकी, सेल्फ ऑक्युपाइड है। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर हम इसको लेट आउट करेंगे तो लेट आउट में आपका पूरा का पूरा जो डिटेल्स देना पड़ेगा, ये सब चीज़। देखिए यहाँ इन केस यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, देखिए क्या होता है। ठीक है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट है तो लेट आउट में पूरा का पूरा आपको भरना पड़ेगा, क्या रेंट रिसीव्ड हुआ है, क्या उसका जो है टैक्स पेड किया हुआ है, दोनों का क्या टोटल एनुअल, इसमें 30% माइनस करेंगे ये। उसके बाद है इंटरेस्ट पेएबल ऑन द बोरोड कैपिटल। ये बोरोड कैपिटल पे अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें 2 लाख की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जितना भी इंटरेस्ट होगा उसमें हम डेबिट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको लेट आउट ना करके हम इसको ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्फ ऑक्युपाइड ही कर देते हैं। अब देखिए इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट, ये हमारा कर लिया ना, हाँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखिए ये एक प्रॉपर्टी हो गया, एक प्रॉपर्टी। इसके लिए हम अलग भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐड करना होगा तो ऐड कर सकते हैं, जैसे भी होगा आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है 5,000 से ज़्यादा है, उधर, हाँ ये एग्रीकल्चरल अदर, हाँ सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड है, ये जो कुछ भी है आपका यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, जैसा भी होगा ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ऐड रो कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम द रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन द कंट्री अदर देन द नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89 वो जो है। उसके बाद से इनकम फ्रॉम द रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन द नोटिफाइड कंट्री, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये 1 2 3 आपका नोटिफाइड कंट्री, इसका टोटल यहाँ पे अमाउंट भरेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक तीनों का आ जाएगा इनकम जो है। उसके बाद से इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री, ये क्वार्टरली इसी चीज़ का एक क्वार्टरली जो है ब्रेकअप है, उस क्वार्टरली ब्रेकअप हम दे सकते हैं। उसके बाद डिविडेंड है, डिविडेंड को भी जो है डेट वाइज हम कभी क्या क्या डिविडेंड हमको मिला हुआ उसको डेट वाइज हम दे सकते हैं। देखिए अप टू 15 जून 2022, फिर 16 जून टू 15 सितंबर 22, ये इस तरह से ब्रेकअप दिया हुआ, क्वार्टर वाइज ब्रेकअप दिया हुआ। लेस इनकम क्लेम फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89, जो रिलीफ क्लेम किया हुआ है क्लेम करना है उसको यहाँ पे डाल देंगे। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 2A इन केस ऑफ फैमिली पेंशन ओनली, फैमिली पेंशन के बारे में अगर डिडक्शंस कोई आता है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आ गया।
ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आएगा? फर्स्ट आएगा बिजनेस इनकम आएगा, फर्स्ट आएगा बिजनेस इनकम, यहाँ पे देखिए बिजनेस इनकम या बिजनेस प्रोफेशन इनकम, सेकंड आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, थर्ड आपका अदर सोर्सेस इनकम, थर्ड आपका हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ हो गया इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। ये हमारा 4 सोर्सेज इसमें ऐड हो जाते हैं, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है। इसमें डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे। डिडक्शंस के बारे में एटीसी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ITR1 ATCC है, ATCCD है, ये सब डिडक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें डिडक्शन 80 HS to HE 80 RRB तक इन लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगा। अभी हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाता है, टोटल डिडक्शन आ जाएगा, टोटल टैक्सेबल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से रिवेट 87 में आ जाएंगे, और उसके बाद टैक्स पेएबल आफ्टर रिवेट जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हुए आ जाए, हेल्थ सेस आ जाएगा यहाँ पे 4% ऑन द दिस 10। उसके बाद टोटल टैक्स एंड सेस इधर आ जाएगा। उस रिलीफ अंडर सेक्शन 89, प्लीज इंश्योर टू सबमिट फॉर्म नंबर 10 टू क्लेम दिस रिलीफ। यहाँ पे रिलीफ जो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ के बाद से टोटल इंटरेस्ट पेएबल 34 to 34A to 34B/C एंड टू 34F, टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट पेएबल ये आ गया। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, डिटेल्स ऑफ द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कंपुटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD। 44AD उन स्मॉल बिजनेस अकाउंट्स के लिए है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है और इंडिविजुअल है, HUF है, फॉर्म है, एक्सेप्ट LLP। इनका थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 करोड़। अगर टोटल ग्रॉस रिसिप्ट का 5% से कम इनका कैश रिसिप्ट है तो थ्रेशोल्ड लिमिट 3 करोड़ हो सकता है। तो चलिए हम चालू करते हैं, इसको भरना चालू करते हैं। देखिए नेचर ऑफ द बिजनेस हम आप लोग डाल सकते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस कोई भी स्मॉल बिजनेस है, लेकिन ये स्मॉल बिजनेस में एजेंसी बिजनेस, कमीशन बिजनेस और ब्रोकरेज बिजनेस नहीं शामिल होगा। तो इन तीनों को छोड़ के अलग से जो कुछ भी स्मॉल बिजनेसेस है उनका नाम लिख सकते हैं, उनका कोड यहाँ पे बिजनेस कोड अगर दिया हुआ है, देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें जो है आप कोड सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। इसमें क्या आप करते हैं, एंड ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट क्या, ये आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थ्रू अकाउंट पे चेक्स और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये कितना उनका ग्रॉस टर्नओवर है। एनी अदर मोड, अगर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के अलावा जो रिसिप्ट हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ये क्या होगा, 6% ऑफ द दिस वन ग्रॉस टर्नओवर रिसिप्ट थ्रू अकाउंट पे चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर कैश से रिसीव हुआ तो उसका 8% हम यहाँ पे ये ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44ADA। 44ADA जो स्मॉल प्रोफेशनल्स के जैसे लीगल है, अकाउंटेंसी है, एडवोकेट है, इंटीरियर डेकोरेटर है, आर्किटेक्ट है, सब छोटे छोटे बिजनेस हैं, इनके लिए ये है जिसका टर्नओवर, जिसका ग्रॉस टर्नओवर 50 लाख से कम है। अगर जो है 5% से ज़्यादा कैश रिसीव नहीं हुआ है तो थ्रेशोल्ड लिमिट 75 लाख तक का भी हो सकती है। तो चलिए हम नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। बिजनेस कोड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, किस किस सेक्शन अंडर में, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, अदर सॉफ्टवेयर है, डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा IT है, BPO है, ये सब चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें क्लिक करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। इसमें आपके लीगल है, अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, यहाँ पे हम डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी देखिए इसका ग्रॉस रिसिप्ट आ गया, ग्रॉस रिसिप्ट आपका इतना हो गया। तो 44ADA में इनकम कितना माना जाएगा, ग्रॉस रिसिप्ट का 50% जो है 50% इनकम प्रिजम्पटिव इनकम मान लिया जाएगा। तो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% आपको इनकम ट्रीट किया जाएगा। तो इफ इनकम इज लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, इट इज मैंडेटरी टू हैव ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB
and other ITR as applicable, he has to file. Computation of presumptive income from the goods carriages under section 44A सेक्शन 44A जो है गुड्स कैरेज, हैवी गुड्स कैरेजेस के लिए है, जो ट्रांसपोर्टर है और जिनके पास मैक्सिमम 10 ट्रक्स है। तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं, ये हमारा कैसे करते हैं उनका डिटेल्स हम देते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस डालेंगे, यहाँ पे बिजनेस डालेंगे, हेवी व्हीकल है या स्मॉल व्हीकल है, रनिंग है, लैंड है, क्या क्या वो करते हैं वो सब चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस डाल देंगे। उसके बाद से जो है देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ द गुड्स व्हीकल, यहाँ पे गुड्स व्हीकल वेदर ओन्ड और लीज और हायर, यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे जिसे क्लिक करेंगे आपका जो ओन्ड है, लीज है, टनेज कैपेसिटी क्या है, अगर हैवी व्हीकल है तो उसकी टनेज कैपेसिटी 12,000 kg से ऊपर होना चाहिए, अगर 12,000 kg से कम है तो लोअर है। नंबर ऑफ मंथ फॉर विच गुड्स कैरेज वाज ओन्ड लीज, यहाँ पे कितने नंबर के लिए है देखिए। प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44A फॉर गुड्स कैरेज computed at a minimum of rupees 1,000 per ton per month in case tonnage exceed 12 metric ton, or at the minimum of rupees 7,500 per month if tonnage is less than or equal to 12 metric ton। तो इस तरह से क्या है आपका जो प्रेजेंटिव इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये इनकम आप इससे कम है तो आपको जो है ऑडिट कराना पड़ेगा। सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट है और उसके लिए अदर रिटर्न्स भी फाइल करने पड़ेंगे और 44AA में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर। सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर, क्या हमने पार्टनर को पे किया हुआ है। दिस इज टू बी फिल्ड बाय द फॉर्म ओनली, अगर फॉर्म है तो ये फॉर्म ही भरेगा, अदरवाइज दूसरे के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आपका जो है प्रेजेंटिव इनकम हो जाएगा। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड जो है ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1,000 पर मेट्रिक टन फॉर द नंबर ऑफ टनेज, टोटल नंबर ऑफ टनेज पर मंथ, और उसके बाद 7,500 पर मंथ पर व्हीकल ये करेंगे। उसके बाद से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर द जीएसटी के लिए आपने क्या इन्फॉर्मेशन दिया हो, टर्नओवर क्या दिया है या ग्रॉस रिसिप्ट किया हुआ, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर जीएसटी रिटर्न्स, वो जो डाल सकते हैं किसको किसको आपने टर्नओवर दिया हुआ, उसका टोटल वैल्यू ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई एज पर द जीएसटी, कितना जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई किया हुआ जीएसटी के हिसाब से। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स में क्या होता है, बैलेंस शीट्स के आइटम दिए जाते हैं जनरली। यहाँ पे देखिए पार्टनर्स और मेंबर्स ओन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सन्डे डेटर्स, अदर लाइबिलिटी, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से फिक्स एसेट्स को डिटेल्स देना पड़ेगा। फिक्स एसेट क्या है, इन्वेंट्री है क्या है, सन्डे डेटर्स, balances with bank cash in hand, loans and advances, other fixed assets. Please refer to information filing of Schedule FAA, E15, E19, E20 are mandatory and others is available. अभी इसके बाद से हम TDS सेक्शन में जाएंगे। TDS सेक्शन क्या बोलता है, आप एक बार लॉगिन करके फॉर्म 16 और 26 एस को वेरीफाई कर लीजिए। देखिए क्या था, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द सैलरी, ये क्या है, डिडक्शन अकाउंट, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, आपका नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, इनकम अंडर द सैलरी एंड टैक्स डिडक्टेड, ये फॉर्म 16 के है। उसी तरह से टीडीएस डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम अदर देन द सैलरी, फॉर्म 16A, ये आपका जो है कॉलम है। 10 नंबर ऑफ डिडक्टर है, फाइनेंशियर इन विच डिडक्टेड, अनक्लेम टीडीएस ब्रॉड फॉरवर्ड, अगर टीडीएस आपने डिडक्ट किया है, नहीं यूज किया है, किस साल में डिडक्ट किया है, ब्रॉड फॉरवर्ड टीडीएस कितना है, टीडीएस ऑफ द करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर डिडक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000, करंट वो भी अगर करंट फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में डिडक्ट किया हुआ तो उसको ये है। ठीक है, टीडीएस क्रेडिट बीइंग claimed this year only if corresponding receipt is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted under section 94। ये क्या TDS क्लेम कर रहा है, corresponding receipt withdrawal offered, gross amount, head of the income, उसके बाद से TDS credits being carried forward, ये carried forward जो क्या आप TDS जो अवेल नहीं कर पा रहे हैं उसको
आगे कैसे लेके जाएंगे, कितने अमाउंट टीडीएस लेके जाएंगे, उसका डिटेल्स हुआ है। चलिए आईटी के बारे में, आईटी सेक्शन के बारे में देखते हैं। आईटीसी में क्या एडवांस टैक्स होगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा। तो आईटी देखिए एडवांस डिटेल्स और एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। इसमें बीएसआर कोड डालेंगे, डेट ऑफ द डिपॉजिट डालेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, अमाउंट डालेंगे। उसके बाद से जो रिमूव रूट करना होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद से टीडीएस डालेंगे, टीसीएस, ये भी वेरीफाइड एंड डिटेल्स 26A से वेरीफाई कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एज पर द फॉर्म नंबर 27D इशूड बाय द कलेक्टर। ये देखिए टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर ऑफ द कलेक्टर, नेम ऑफ द कलेक्टर, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट पेड एज मेंशन इन 26A, टैक्स कलेक्टेड, अमाउंट ऑफ द अमाउंट आउट ऑफ 4 बीइंग क्लेम्ड एज दिस वन, ये हम डाल सकते हैं। इसके बाद से टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ जो है आपके पीछे से आएगा। यहाँ पे सिर्फ हमको एग्जम्प्ट इनकम लिखना है, एग्जम्प्ट इनकम का डिटेल्स भरना है। यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम देखिए क्या होता है, देखिए सब पूरा का लिस्ट है। लेस देन 5000 है तो एग्जम्प्ट इनकम होगा। ऐसा भर भर के आपको जो है जो कुछ भी है आपको जैसा एप्लीकेबल है उसको फंड रिसीव, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो कितना रिसीव हुआ है, ये एग्जम्प्टेड इनकम है। ठीक है, तो ये आपका टैक्सेबल इनकम का पार्ट, टोटल और टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक, चलिए उसके बाद से डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट, रिफंड के लिए आपको देना ही पड़ेगा। IFSC कोड है, नेम ऑफ द बैंक अकाउंट नंबर है, सिलेक्ट अकाउंट फॉर द रिफंड, यहाँ पे सिलेक्ट कोई भी सिलेक्ट कर, दो तीन अकाउंट है तो इसमें कौन सा सिलेक्ट करें, उसके बाद से जो है रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद से वेरिफिकेशन आता है, आई नाम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे। उसके बाद से जो है ये देखेंगे क्या है, एज ए सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव, कर्ता, पार्टनर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद से आई एम ऑल्सो कॉम्पिटेंट टू मेक दिस, ये क्या है, मेक दिस रिटर्न, आई एम होल्डिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, सी इंस्ट्रक्शन परमानेंट अकाउंट नंबर, ये हो सकता है जिसे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे प्लेस डाल के डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, और डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस रिटर्न हैज बीन प्रिपेयर्ड टैक्स रिटर्न पे उसका डिटेल्स डालेंगे, और इस तरह से करके आपका पूरा रिटर्न, ये ATD है, ATD में आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ITR 1 में समझाया था, इसको हम क्लेम करते हैं कि वी आर नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड द फैमिली, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। इसको भी हम कर लेते हैं, इसके बाद से इसको भी हम कर लेते हैं। पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा ये हो जाता है। उसके बाद से ATG है, ATG को ऑलरेडी हमने समझा चुके हैं। ATG में जो है 4 पार्ट है। डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट, यहाँ पे डिटेल्स आपको सब भरना पड़ेगा जैसे जैसे डिटेल्स दिया हुआ है। डोनेशन इंटाइटल फॉर 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट। तीसरा पार्ट है डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग अमाउंट, यहाँ पे जो किसको किसको दिया है सबका डिटेल्स जो कुछ भी है उसको भरना पड़ेगा। और चौथा पार्ट है डोनेशन इंटाइटल फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग अमाउंट। हो गया, अभी हमारा पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद से जो हम कैलकुलेट वैलिडेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद से जो JSON फाइल वैलिडेट करेंगे, उसके बाद से जो है JSON फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आके हम JSON फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ये शेड्यूल्स है, यहाँ पे आके JSON फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब भी आप ये रिटर्न फाइल करने के लिए एक करेंगे, जब भी आप फाइल करने के लिए बैठेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स लेके बैठना पड़ेगा, अदरवाइज जो है बार बार आपको जो सेव करके जाना पड़ेगा। तो जब भी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पूरा एक बार देख लीजिए, उसके बाद से जो पूरा उसका डिटेल्स लेके बैठिए, सो दैट यू कैन इन वन गो यू कैन फाइल द रिटर्न्स। तो चलिए हमारा आज ये रिटर्न कंप्लीट होता है। उसके बाद से हम ITR 2 के बारे में बात करेंगे। ITR 2 थोड़ा लंबा है, इसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर कुछ है तो कंप्लीट कमेंट करते रहिए और कुछ सुझाव देते रहिए कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ITR 4 कंप्लीट करने के बाद और उसका JSON फाइल बनाने के बाद हम इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे और अपने क्रेडेंशियल के हिसाब से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, ई फाइलिंग में जाएंगे। ई फाइल में जाएंगे, वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स है। इनकम टैक्स रिटर्न्स में
फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक है। जैसे यहाँ पे हम इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, हमको ये पोर्टल दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। या चूंकि ऑफलाइन है तो ऑफलाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल है तो 139 में ओरिजिनल ही आता है। इसके बाद से whether this business SSE is entitled for the tax audit under section 44AB or not, or political party as per section 13A or not. If it is not, then you can say no. If it is yes, then you have to yes. Select type ITR type हमारा यहाँ पे 4 सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये टेस्ट हमने जो जेएसएन फाइल किया वो वहां पे ये अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हमको आगे बढ़ते जाना है और उसके बाद से वेरिफिकेशन का आ जाएगा। जैसे ही आएगा उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा और वेरीफाई करते करते उसमें अपने डिटेल्स डालेंगे। आधार लिंक है या तो 1 महीने के बाद भेजेंगे, नहीं तो आधार लिंक है, नहीं तो डिजिटली वेरीफाई कर सकते, डीएससी के वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ITR 4। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट देते रहिए, जिससे कि हम और मोटिवेट हो गए आपको जो है अच्छे से अच्छे वीडियो बना के डालते रहें।